हे दी वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा इंस्टीट्यूशन। एंड आज हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक दैट इज क्लोरामफेनिकोल। सो क्लोरामफेनिकोल भी टेट्रासाइक्लिन की तरह ही एक बैक्टीरिया से ही सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये भी एक तरीके का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसका मैकेनिज्म समझने के लिए हमें इस डायग्राम को समझना होगा। जनरली एक ही बैक्टीरियल सेल है हमारी बॉडी के अंदर। सपोज किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी के अंदर ही क्लोरामफेनिकोल कैसे एक्शन करेगा वो हम इसमें पढ़ेंगे। सो बैक्टीरिया सेल के अंदर भी हमारे ही सेल की तरह प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है। प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है उसकी ग्रोथ के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, उसके जो सेल वॉल है उसको बनाए रखने के लिए, अदर कॉम्पोनेंट्स को की ग्रोथ के लिए। प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है। न्यूक्लियस में जो डीएनए है, डीएनए के बेस पेयर्स जो है वो कॉपी करता है हमारा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये एमआरएनए फिर इन कॉपीड बेसिस को कहाँ लेके जाएगा, हमारे राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होनी है तो एमआरएनए उन बेस पेयर्स को राइबोसोम में लेकर के जाएगा। अब जो ये हमारा राइबोसोम है इसकी दो बेसिक यूनिट्स होती हैं, एक तो होता है 50S यूनिट, एक होती है 30S यूनिट। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन की सिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब सपोज जो हमारा प्रोटीन है वो अगर उसमें 10 अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं, 8, 9, 10, सपोज ये 10 अमाइनो एसिड्स को जोड़ करके एक प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप चेन को देख रहे हो तो अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग की चेन है, सिर्फ 5 अमाइनो एसिड्स इस पे जुड़े हैं। तो यानी कि अब इसको कंप्लीट होने के लिए 5 मोर अमाइनो एसिड्स की जरूरत है। अब ये अमाइनो एसिड्स आएंगे कहाँ से? बेसिकली जो टीआरएनए है, टीआरएनए अपने साथ अमाइनो एसिड्स को बाइंड करके लेकर के आएगा। ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए आकर के हमारे 50S और 30S राइबोसोमल यूनिट पे कुछ अलग अलग साइट्स प्रेजेंट होती है, जैसे एक्सेप्टर साइट, पॉलीपेप्टाइड साइट। ठीक है, इन पे आकर के बाइंड करते हैं। अब जब ये टीआरएनए आकर के इस एक्सेप्टर साइट पे बाइंड होगा तो प्रोसेस क्या होगी कि टीआरएनए के पास, जो ये नया टीआरएनए है, इसके पास जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है वो हमारे जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है उसी के बगल में जो नई पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है अमाइनो एसिड्स की, उसके साथ जोड़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ इसको बाइंड होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस वाली पूरी चेन का जो ये हमारा टीआरएनए है ये क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा, यानी कि पी वाली साइड से ये ए वाली साइड में आएगा। क्योंकि अभी ये नया नया छोटा बच्चा है ये वाला अमाइनो एसिड, तो ये जो मेच्योर वाले जो अभी नए नए मेच्योर जो अमाइनो एसिड हुए हैं वो बच्चे को लेने के लिए इधर आए। ठीक है, यानी कि जो छोटा अमाइनो एसिड है उसको लेने के लिए आए। अब ये वाली जो पूरी चेन है जब यहाँ पे आ जाएगी तो बेसिकली ये इस तरीके से घुसती गएगी 5। ठीक है, तो ये 5 पहले से प्रेजेंट थे, नया अमाइनो एसिड इस पे जुड़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये सारे के सारे ट्रांसफर होकर के वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये किस तरीके से शो होगा, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल के रूप में दिखा रही हूँ कि ये जो नया वाला अमाइनो एसिड था 1, 2, 3, 4, 5, पहले से 5 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट थे, नया अमाइनो एसिड इस पे जुड़ गया। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट होती रहती है जब तक कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए जितने अमाइनो एसिड चाहिए उतने नहीं मिल जाएंगे। सपोज 10 चाहिए तो अभी यहाँ पे 6 अमाइनो एसिड हो चुके हैं, जैसे ही 4 अमाइनो एसिड्स और आएंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी, वो प्रोटीन वहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये प्रोटीन की सिंथेसिस है इसको ब्लॉक करने के लिए जैसे हमने टेट्रासाइक्लिन का भी मैकेनिज्म पढ़ा है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उसी की तरह ही क्लोरामफेनिकोल भी जाकर के इस प्रोटीन की सिंथेसिस को होने से रोकेगा। अब ये कैसे मैकेनिज्म करता है यहाँ पे फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो क्लोरामफेनिकोल जाकर के 50S राइबोसोमल सबयूनिट पे बाइंड करेगा। टेट्रासाइक्लिन बाइंड कर रहा था 30S पे, क्लोरामफेनिकोल बाइंड करेगा 50S पे। ठीक है, अब जाकर के क्या करेगा, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन न्यूली अटैच्ड अमाइनो एसिड एंड नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि जो अभी नया नया अमाइनो एसिड बाइंड हुआ है और जो पुरानी पॉलीपेप्टाइड चेन है इन दोनों को बाइंड होने से रोकेगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसकी वजह से ये बाइंड हो पा रहे हैं उसको बनने से रोक देगा। ठीक है, पहला मैकेनिज्म। उसके अलावा ये क्या करेगा कि इसके ट्रांसफर को रोक देगा। सपोज ये वाला जो अमाइनो एसिड सब यूनिट थी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, पहली बार यहाँ पे मूव करी, इसने नए अमाइनो एसिड को अपने ऊपर बाइंड करा, अब ये वापस अपनी बाइंडिंग साइट में जाना चाहती है, लेकिन क्लोरामफेनिकोल क्या करेगा, इसके ट्रांसफर को ब्लॉक कर देगा। तो ना वो उसको ना नए अमाइनो एसिड को जुड़ने देगा, ना ही नए अमाइनो एसिड जुड़ी हुई चेन को ट्रांसफर होने देगा उसकी पी वाली साइड पे। ठीक है,
उसकी वजह से क्या होगा कि जो अमाइनो एसिड का ट्रांसफर बंद हो गया, तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस होनी थी ये भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगा। सेम ये मैकेनिज्म है कि इनहिबिट बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस। अगर प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट हो गई तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी वहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो उसकी बात कर लेते हैं, तो बेसिकली इसको 250 to 500 mg दिया जाता है हर 6 आवर्स में। तो इसके एडीआर्स की बात करें तो एडीआर्स में सबसे प्रोमिनेंट एडीआर इसका आता है बोन मैरो डिप्रेशन। दैट मीन्स कि जिस होस्ट सेल में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उस होस्ट का बोन मैरो डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स ये सब फॉर्म नहीं हो पाती है। और जो पर्सन है, जो वो होस्ट है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और वो पर्सन ऑलरेडी बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया से हो सकता है, क्योंकि आरबीसीज का सही से फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। लिवर या फिर किडनी की भी डिजीज हो सकती है और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती है। उसके अलावा इरिटेटिव इफेक्ट जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस या फिर डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन पे। तो बेसिकली जो हमारा क्लोरमफेनिकोल होता है वो एंजाइम इनहिबिटर है, यानी कि जितनी भी मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से टॉलबिटामाइड, वारफरिन, सिटालोस्पोरिन, साइक्लोफॉस्फामाइड और फिनेटोइड, इन सब का जो मेटाबॉलिज्म है वो इनहिबिट हो जाएगा। इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकते हैं। लास्टली आ जाते हैं हम इसके यूजेस पे। तो जो क्लोरमफेनिकॉल्स होते हैं इनको हम बहुत वाइडली यूज़ नहीं करते हैं, या फिर अगर एक्यूट कोई इन्फेक्शन है उसमें यूज़ नहीं करते हैं, या फिर माइल्ड इन्फेक्शन है तो उसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये बोन मैरो डिप्रेशन करता है। इसीलिए जब भी इसकी थेरेपी दी जाती है तो डोज को कभी भी रिपीटिव बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म इसकी डोज नहीं चलाई जाती है। और जब भी थेरेपी चल रही होती है तो साथ साथ में थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करा जाता है, और जो इसके जो हमारे बोन मैरो डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है ये चेक करने के लिए हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इन सबके काउंट को रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, इसको यूज करते हैं मेनिंजाइटिस के केस में, वुंड इन्फेक्शन के केस में, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन के केस में, रिकेट्स इन्फेक्शन के केस में, वोपिंग कफ जिसे हम बोलते हैं कुत्ता खांसी सभी बोला जाता है इसको, इसके अलावा वोपिंग कफ जिसे हम बोलते हैं कुत्ता, जिसमें कि बहुत सीवियर कफ होता है वोपिंग कफ में, जिसमें कि बहुत सीवियर कफ वाली सिचुएशन होती है। उसके अलावा यूटीआई इसमें यूज करते हैं, टॉपिकली भी इसको यूज करा जाता है, बट डायरेक्टली स्किन पे नहीं यूज करा जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर इसको हम डायरेक्टली स्किन पे यूज़ करेंगे, कंजक्टिवाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, और एक्सटर्नल ईयर का इन्फेक्शन होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. If you like this video, please like, share and subscribe to this channel. That motivates me to make more such videos. You can also follow me in my Instagram and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.